हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। तो आज हम लोग संख्याओं के प्रकार देखेंगे कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, और अगर समय बच गया तो इसी में हम देखेंगे कि विभाज्यता नियम के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो विभाज्यता नियम के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, जिसको आना होगा वो अब आता रहेगा। ठीक, तो संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं संख्याएं। तो देखिए, संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है कौन सी संख्या, जो सबसे पहले आएगी वो हमारी कौन सी संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। NATURAL नेचुरल, NUMBERS नंबर्स। ठीक, तो वे संख्याएं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में गिनने के लिए, वस्तुओं को, चीज़ों को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो जो संख्याएं दैनिक जीवन में वस्तुओं, छोटा का मात्रा, वस्तुओं तथा चीजों को गिनने के लिए प्रयुक्त होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, जो संख्याएं दैनिक जीवन में वस्तुओं, चीज़ों, किन्हीं भी चीज़ों को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि चीज़ों को आप गिनना, आपको मान लीजिए कि क्लास में भेजा जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि काउंट करके आइए कि आपके क्लास में कितने बच्चे आए हैं। तो चाहे वो बच्चा पतला हो, चाहे मोटा हो, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसको आप एक ही गिनेंगे, आधा नहीं गिनेंगे ना, कि मान लीजिए छोटा है तो उसको आप आधा काउंट कर लिए, या थोड़ा लंबा है या बड़ा है तो उसको आप 1.5 काउंट कर लिए, एक से ज़्यादा 1.5 कर दिए, या ज़्यादा मोटा है तो उसको आप 2 काउंट कर दिए। तो ऐसा नहीं होता ना, उसको आप काउंट क्या करेंगे, एक ही इंसान मानेंगे। ठीक, तो आप काउंट करके आएंगे और जितने लोग आए होंगे वो बताएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें आधा, पौना, सवा, ये सब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा या तो है या फिर नहीं है। अगर है तो एक है, नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, कि दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं जो होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, इसको हम डेनोट किससे करते हैं, तो n से डेनोट करते हैं। और मान लीजिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा तब, फिर ये जो होती है ये 1 से शुरू होती हैं।
कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चले जाएंगे कहाँ? अनंत तक, जितना आप लिख पाइए उतना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर आप पूछेंगे कि कौन सी है, तो कोई नहीं होता है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संख्या आप बोलेंगे उसमें अगर एक हम जोड़ देंगे तो वो उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए आप जितना भी लिख पाएँ उतना लिख लीजिए। ठीक है, अनंत तक होती हैं, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिख लीजिए। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या बताएंगे और आप कहेंगे कि ये सबसे बड़ी है, तो उसमें अगर आप एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, क्या बताया कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? उसकी उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त प्राकृतिक संख्या पूर्व संख्या की क्या होगी? परवर्ती भी बोलते हैं उसी को। क्या बोलते हैं? परवर्ती। या फिर और क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती। या फिर और क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक, पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाएगी। संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त प्राकृतिक संख्या, भाई कोई भी प्राकृतिक संख्या उसमें जब आप एक जोड़ेंगे तो ये तो तय है कि आपको मिलेगा क्या? प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो भी प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त प्राकृतिक संख्या क्या होगी? जो पूर्व वाली संख्या थी जिसमें आपने एक जोड़ा था उसकी वो क्या होगी? जो संख्या आपको मिली है नई वाली, वो परवर्ती संख्या कहलाएगी। या फिर उसी को और क्या बोला जाता है? उत्तरवर्ती संख्या बोला जाता है। और उसी को क्या बोला जाता है? अनुवर्ती संख्या बोला जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए उदाहरण मैंने एक संख्या लिया 15। ठीक, अब मैं कह रहा हूं ये 15 है, 15 एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब मैं 15 में क्या कर रहा हूं? एक जोड़ रहा हूं। मैंने 15 में एक जोड़ा, हमको नई संख्या क्या मिली? 16। तो ये जो 16 है ये 15 की क्या है? तो 16 जो है ये 15 की परवर्ती संख्या है, या फिर कह सकते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या है। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, जो भी आप कह लीजिए। अगर सवाल में मान लीजिए पेपर में उत्तरवर्ती पूछ लेता है तो आप समझ जाएंगे कि एक जोड़ने पे जो प्राप्त होती है वही उत्तरवर्ती है। अगर अनुवर्ती पूछा है तो अनुवर्ती भी वही है। और अगर आपसे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती ना पूछ के आपसे परवर्ती पूछ रहा है तो परवर्ती भी यही है। लेकिन अगर गलती से कहीं परवर्ती की जगह पूर्ववर्ती पूछ लिया, क्या पूछ लिया? परवर्ती की जगह आपसे कहीं पूछ लिया कि पूर्ववर्ती, अगर ये लिखा हुआ है तो ये क्या होता है? एक माइनस करने पे, जैसे 15 है तो 15 में से जब आप एक को घटाएंगे तब क्या होगा? तो 14 मिलेगा आपको। तो एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती कहलाती है, और एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्व संख्या की क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती। क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती। ठीक,
अगला पॉइंट क्या है, किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या, ये तो हो ही गया, पूर्ववर्ती कहलाती है, ठीक, यही है। उसके बाद क्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या है, अब भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखिए एक से ही तो शुरू हो रहा है, तो एक क्या है, ये तो आप समझ गए ना, पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पूर्ववर्ती वाला भी मैंने बता दिया, आप समझ गए हैं। अगर लिखने की जरूरत होगी तो आप खुद से लिख लीजिएगा इसी तरह से, कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, उसकी पूर्ववर्ती कहलाती है, ठीक। उदाहरण में आप कुछ भी लिख लीजिएगा, 15 - 1 14 या कुछ भी। तो पूर्ववर्ती हो गया, उत्तरवर्ती हो गया, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, मान लीजिए संख्या रेखा आप देखे हैं, ये संख्या रेखा होता है, ठीक। संख्या रेखा पर क्या होता है, ये 0 है। अब यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या चल रही है तो प्राकृतिक संख्या की ही बात करेंगे, तो ये 0 हटा दिया हमने, ठीक। संख्या रेखा पर हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे होता है। या फिर आप जब वैसे नंबर लिखते हैं, वैसे भी संख्याएं लिखते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही तो लिखते हैं, बाएं से दाएं क्रम में ऐसे ही लिखा जाता है ना, बाएं तरफ से लिखना शुरू करते हैं, दाहिने तरफ लिखते चले जाते हैं, ठीक। तो कोई भी संख्या आप उठाएंगे बीच से, तो मान लीजिए हमने यहाँ 5 उठाया, तो 5 के दाहिने तरफ की जो संख्या है वो क्या है, इससे एक ज़्यादा, इससे हमेशा बड़ी होगी, और 5 के बाएं तरफ की संख्या क्या होती है, इससे एक कम होती है, ठीक। तो दाहिने तरफ जैसे हम बढ़ते हैं वैसे ही क्या होती जाती है, संख्या बड़ी होती जाती है, और बाएं तरफ जब चलते हैं तो क्या होता है, संख्या छोटी होती जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी जब हम लिखते हैं इस तरह से, तब भी यही होता है, जैसे जैसे दाहिने तरफ लिखते जाते हैं संख्या बड़ी होती जाती है और बाएं तरफ की संख्या छोटी होती जाती है, ठीक। तो ये था, ये हमने बता ही दिया कि किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अगली जो संख्या प्राप्त होती है वो भी प्राकृतिक संख्या ही होती है, ये तो बता ही दिया। और एक महत्वपूर्ण बात जो बताने लायक है वो ये है, इसमें क्या है, सब्र करो, बता रहे हैं। वो ये है कि संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखिए ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान से देखिए। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक। लेकिन अगर केवल आपसे ये प्राकृतिक हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो पूर्ववर्ती क्या होती है, एक में से एक घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0, तो एक की पूर्ववर्ती संख्या 0 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 0 क्या है, 0 है एक पूर्ण संख्या, क्या है, 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो जब आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो एक की पूर्ववर्ती संख्या 0 हो जाएगी, ठीक। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जब एक में से हम एक को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0, और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसलिए पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या एक की कोई नहीं होती है। तो ये डाउट थोड़ा संभाल के, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर प्राकृतिक लिखा है तो कोई नहीं है,
अगर प्राकृतिक नहीं लिखा है, केवल पूर्ववर्ती लिखा हुआ है तो 0 है। ठीक। अगला कौन सा आएगा भाई? अगली संख्या के प्रकार कौन सी होगी? तो अगली जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हो गई, अब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 लग जाए, यानी कि ये क्या होता है, 0 से शुरू होता है, वो 1 से शुरू हो रहा था, ये शुरू होगा 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 लग जाए तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। एक क्या है? तो एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक। क्योंकि एक प्राकृतिक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक। 0 से शुरू होकर ये अनंत तक जा रहा है। जो भी आप लिख पाइए लिख दीजिए, वो क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक। तो यहां से क्या निकल के आया? अब देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती थी? 1 से शुरू होती थी। ठीक। अब यहां से एक चीज निकल के आता है। क्या? सवाल अगर आपसे पूछ ले कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये बात सही है कि गलत है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 1 से तो सब आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है इसमें। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं है प्राकृतिक संख्याओं में। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ लेता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही हैं। ठीक है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। ठीक। तो ये बात हो गई पूर्ण संख्याओं की। अब अगला क्या आएगा? अगला आएगा पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। क्या होते हैं पूर्णांक? तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक
कहलाती हैं। ठीक, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। इसको हम डेनोट करते हैं किससे? आई से। आई मतलब इंटीजर्स। ये यहाँ से चलता है, ऐसे इधर से चलता जाएगा। ठीक, इधर माइनस वाले आएंगे, माइनस मान लीजिए 3 है, -2 है, -1 है, सब ऋणात्मक वाले हो गए, ऋणात्मक संख्याएं हो गई। उसके बाद में क्या होगा? -1 के बाद में 0। अब यहाँ से क्या शुरू हो गया? पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो 0 आ गया, और 0 के बाद में 1 आ गया, 1 के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद में 3 आ गया, ऐसे इधर अनंत तक चला जाएगा, और ऐसे ही इधर भी अनंत तक चला जाएगा। ठीक, तो यही क्या है? यही पूर्णांक है। अब पूर्णांक को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा पूर्णांक? तो जो निगेटिव वाला है, जो ऋणात्मक है, इसको क्या कहा गया? क्या कहा गया इसको? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहा गया? ऋणात्मक पूर्णांक कहा गया। ठीक, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा गया, जिसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। और इसको डेनोट किससे करते हैं? तो ऐसे ही लिखते हैं आई, और यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पर ऊपर माइनस। ये माइनस साइन क्या दर्शाता है? ये माइनस साइन दर्शाता है कि ये ऋणात्मक है, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको पहले वाला क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। 0 जो है वो बीच में है। ठीक, इधर 0 के पहले बाद वाला देख लेते हैं। ये 1 2 3 जो है, ये 0 के बाद वाला 1 से जो शुरू होता है, इसको किस में बांटा गया? इसका क्या नाम हुआ? तो इसको कहा गया धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा गया? धनात्मक पूर्णांक, जिसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसको किससे डेनोट करते हैं? तो इसको करते हैं आई, ऐसे लिखा जाता है। ऊपर यहाँ पर क्या? यहाँ पे माइनस लगा था, यहाँ पर ऊपर ये प्लस बना दिया जाता है ऐसे ही। ठीक, ये हो गया आई प्लस। अब ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। बच रहा है बीच में 0। तो 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक पूर्णांक है, 0 बीच में है। ठीक, तो ये 3 भागों में बांटा गया। पूर्णांक जो है वो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और धनात्मक पूर्णांक। समझ गए? तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। लिख लीजिएगा साइड में कि 0 ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। इसको लिख लीजिएगा नीचे। अगला कौन सा है? तो अगला है परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है?
रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब परिमेय संख्याएं देखिए क्या होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ओफो, लाइट चली गई। चलिए, तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा यहाँ पे क्या होगा, Q बराबर 0 नहीं हो सकता, Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ये नॉट इज इक्वल टू है, मतलब बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, Q क्या है, हर में है, और हर क्या होगा, हर 0 नहीं हो सकता है। ठीक, और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक, दोनों पूर्णांक हों। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चाहे निगेटिव पूर्णांक हो, चाहे पॉजिटिव पूर्णांक हो, चाहे फिर 0 हो। ऊपर 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, बस डिनोमिनेटर यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, अब देखिए जैसे 0 लिखा है तो 0 बटा, मान लीजिए क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ। ठीक, अगर 0 लिखा है तो इसको हम क्या, जब कोई भी संख्या लिखी होती है और वो खाली मान लीजिए 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, इस तरह से लिखा है, 3 लिखा है, तो जब इस तरह से लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है कि बटा में 1 माना जाता है। तो हो गया ना, बटा में 1 कर दिए तो हो गया ये P बटा Q के रूप में। मतलब क्या है, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 बटा 2 लिखा है, माइनस में लिखा हुआ है -7 बटा 2, -4 बटा 3, 22 बटा 7, 3.14। तो ये सब क्या है, इन सबको, अब 3.14 लिखा है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं। ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और यहाँ पे दशमलव के नीचे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक, क्या हो गया, 314 बटा 100। तो इसको भी लिख सकते हैं। तो 3.14 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अब क्यों 0 नहीं हो सकता है, भाई सब अगर हो सकता है तो क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि Q को हम 0 कर दे रहे हैं। ठीक, Q को 0 करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये 5 लिखा है तो हम क्या कर दिए, 5 बटा 0 कर दिए, Q का मान हमने यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक, अब आप एक बात बताइए कि 0 से, अब इसका क्या मतलब हुआ, 0 से हम भाग कर रहे हैं 5 को, तो 5 को अगर आप 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 बार ले जाएंगे, ले जाइए, 0 पंचे क्या होगा, 0 होगा, फिर 5 आ जाएगा, घटाएंगे। तो इस तरह से आप फिर 5 बार ले जाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप करते रहेंगे और ये कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 0 से जब आप जितनी बार भी ले जाएंगे इसका क्या मतलब हुआ कि उससे गुणा होगा, और गुणा क्या होगा, 0 से आप किसी को भी गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये कभी नहीं कटेगा। और इसीलिए ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है।
क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और जब ये अपरिभाषित हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, तो भाई ये कैसे जीरो हो सकता है। तो इसीलिए परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। जब अपरिभाषित हो गया तो परिमेय संख्या कहाँ से होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अंश में जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो हो गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, और अगर अपरिभाषित हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या रहा ही नहीं। ठीक, समझ गए। तो ये होता है परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिनको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इरेशनल नंबर्स। ठीक, अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या हुआ, इरेशनल नंबर्स। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वही क्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं। खुद से लिख लेंगे ना कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में जैसे मान लीजिए अंडर रूट क्या है, 3 है। इसकी वैल्यू आप निकालते चले जाएंगे, निकलेगा ही, पूरा वैल्यू नहीं निकलेगा। अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, पाई है। अब देखिए पाई का मान नहीं निकलेगा, लेकिन उसको हमने राउंड फिगर करके क्या किया गया है कि उसको मान लिया गया है 3.14 या 22/7। लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है इसका, एग्जैक्ट वैल्यू इसका ये 3.14 या फिर 22/7 नहीं है। ठीक, तो इसीलिए 22/7 क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सका है। ठीक, या फिर कोई ऐसी संख्या मान लीजिए 1.725398356213545, ऐसे ही कुछ भी आता चला जा रहा है। और ऐसे ही ये चला जा रहा है, कहीं कट ना, तो कहीं कट रहा है ना ख़त्म हो रहा है। ठीक, ऐसे ही आता चला जा रहा है। तो भैया इसको आप कैसे परिमेय संख्या में बदल पाएंगे। अगर आपका कहीं इस तरह से लिखा होता कि 1.252525, तो इसको तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि ये दो अंक क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस पर बार लग जाता है। ठीक, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख कर इसको आप परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब ये कहीं रिपीट ही नहीं हो रहा है, किसी रेगुलर इंटरवल पे कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है कि कब ये रिपीट हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो ये कहीं ख़त्म हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, तो जब ये ना तो कभी ख़त्म हो रहा है और ना कहीं रिपीट हो रहा है, तो इसको हम p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ गए, जल्दी से नोट करिए, फिर इसको मिटाएं, आगे बढ़ें। वैसे वास्तविक संख्याएं भी देख लीजिए, वास्तविक संख्या में कुछ है नहीं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या को क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं।
सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके क्या बनता है? वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ये परिमेय संख्याएं और ये अपरिमेय संख्याएं, ये सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं ही हैं। ये भी वास्तविक संख्या, 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 1 2 3 4 5 भी वास्तविक संख्या, 0 भी वास्तविक संख्या, निगेटिव इंटीजर भी वास्तविक संख्या। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या या और अपरिमेय संख्या का आप जब जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? आपको जो संख्या मिलेगी वो अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक, इसी प्रकार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर यानी कि घटाना, चाहे परिमेय में से अपरिमेय को घटाइए, चाहे अपरिमेय में से परिमेय को घटाइए, आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। अंतर भी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, इसी प्रकार से जब आप परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या तथा
अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भाग, वो जो भाग होता है वो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, गुणनफल भी अपरिमेय होगा। ठीक, तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो चारों संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में करेंगे तो आपको जो आखिरी में मिलेगा रिजल्ट वो अपरिमेय ही होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 2 और एक अपरिमेय संख्या है √3। अब 2 में √3 को हम जोड़ नहीं सकते, तो हमको मिला क्या, 2 को हम √3 में ऐसे प्लस करके लिखेंगे तो हमको मिला क्या, ये संख्या मिली है। ठीक, अब ये संख्या क्या है, तो 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि जब तक √3 का मान नहीं निकलेगा तब तक हम 2 को कहाँ से उसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से 2 में से √3 को अगर माइनस किया जाए या √3 में से 2 को माइनस किया जाए तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसी प्रकार से 2 √3 यानी कि 2 × √3, तो 2 √3 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3/2 हो या फिर 2/√3 हो, वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, अपरिमेय ही होंगे। ठीक, इतनी चीज समझ गए। यहाँ तक का काम हो गया आपका। अब थोड़ा ढंग की संख्याओं में चलते हैं। ढंग की संख्याएं क्या हैं भाई, अब बारी है किसकी, सम संख्याओं की। सम संख्याएं, सम संख्याएं जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। ठीक, सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। तो क्या होते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, अथवा जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक, ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, अथवा जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 2 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं, तो 2 से पूर्णतः वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक, तो सम संख्याएं, जैसे उदाहरण में हम क्या लिख लेंगे भाई, उदाहरण में यही सब हो गया। ठीक है, ये सब तो होगा ही होगा, साथ में और क्या होगा, इससे ऊपर अगर चलेंगे तो हम हो जाएगा 10, 12, 22,
34, 48, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्या हो जाएंगे, ये सभी क्या कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी कि जब हम उनको 2 से भाग देते हैं तब हमारे पास क्या बच जाता है, कुछ शेषफल बच जाता है, ठीक। तो वो क्या होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। जैसे उदाहरण क्या होगा भाई, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 18 नहीं, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, इनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। तो ये दोनों तो बहुत ही आसान से हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या। अब बात आती है किसकी, अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं भाई, तो अभाज्य संख्याओं को कहते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स। ये क्या होता है, क्या होता है प्राइम नंबर्स, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जो या तो एक या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक से या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं, पूर्णतः विभाजित, ठीक। ऐसी सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। ठीक, ऐसी सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। मतलब इनका केवल 2 अपवर्तक होता है, इनका केवल 2 फैक्टर होता है। एक तो होता है एक, जो कि एक तो सबका है, ठीक, एक से तो सब कट जाएंगे, और दूसरी वो संख्या स्वयं होती है जिस संख्या की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, उदाहरण मान लीजिए 3। 3 क्या है, 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। 5 एक से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 7 एक से कटेगा, 1 7 7, 1 से और 7 से,
बस 1 से कटेगा और स्वयं से। 11 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 13 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 19 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 17 को भूल गए बीच में, 1 से कटेगा और स्वयं से। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं भी अनलिमिटेड होती हैं, अनंत होती हैं, इनका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है कौन सी? 2। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या होगा? या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। 2 क्या है? यही एक इकलौती सम अभाज्य संख्या है, और कोई ऐसी सम संख्या नहीं मिलेगी जो कि अभाज्य हो। ठीक, तो यही क्या है? इकलौती, या फिर कह सकते हैं एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक, और क्या है? एक क्या है? तो एक को भी जान लीजिए। ये एक जो है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो विषम अभाज्य संख्या, पहली विषम अभाज्य संख्या 2 के बाद यही आती है 3। 3 क्या है? विषम है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें नोट करिए जल्दी से, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब अगला क्या है, अगला बारी है किसका, भाज्य संख्याओं का। तो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या मतलब क्या हुआ, कंपोजिट नंबर्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स, क्या होती हैं भाज्य संख्याएं। तो ऐसी सभी संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनका नहीं, जिनका नहीं, ऐसी सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, ऐसी सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, अब एक जब केवल एक और स्वयं के जब केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती थी तो उनको हम क्या कहते थे, उनको हम कहते थे अभाज्य संख्याएं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसी सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो। ठीक, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर उसका कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए। मतलब कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, टोटल 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे उदाहरण में क्या लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए क्या है 4। ठीक, क्या है 4, तो 4 किससे किससे विभाजित हो रहा है, एक से तो सब हो रहा है, 4 से भी ये होगा क्योंकि स्वयं से भी होगा। ठीक, स्वयं से भी सब होते हैं, और एक और किससे हो रहा है, तो 2 दूनी होता है 4, तो ये 2 से क्या हो रहा है, पूर्णतः विभाजित है, तो इसका एक और फैक्टर भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है, और 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जब हम बात करते हैं 6 की, तो 6 1 से विभाजित हो रहा है, 6 से तो होगा ही होगा, स्वयं से भी सब होते हैं, और किससे हो रहा है, 2 3 6 होता है, तो 2 से हो रहा है और 3 से हो रहा है। इसी प्रकार से 8 की जब हम बात करते हैं तो 1 से विभाजित होगा, 2 चौक 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 8 एकम 8 होता है। ठीक, तो इन सब के क्या है, 2 फैक्टर से ज़्यादा है, मतलब 1 से और स्वयं के अलावा भी ये और भी संख्याओं से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक, हो गया, मिटा दें, नोट करना हो जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटा करके फिर बढ़ते हैं किसकी तरफ, भाज्यता की जांच। टाइम कितना हुआ, 1 घंटा हुआ अभी तो एग्जैक्ट। भाज्यता की जांच अगर पढ़ाऊँगा
2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। रहने दीजिए, आज भाज्यता की जांच कल पढ़ाएंगे। 1 घंटा हो गया, फिर वो 1.5 घंटा कम से कम जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा ना। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। भाज्यता की जांच अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, जिससे जिसको ऑफलाइन देखना होगा डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी अगर और कोई दिक्कत होगी और कोई परेशानी होगी तो कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, कोशिश तो करेंगे ही, ठीक। ठीक है, फिर और कुछ तो नहीं बचा है बोलने के लिए? याद करना पड़ता है, हमको तो नहीं याद आ रहा है कुछ। चलिए ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।